खाली हाथ आई बहू का धन दौलत से भरा ससुराल। माँ, 12वीं तो हो गई, अब आज मेरी सहेलियां कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही हैं, मेरा भी आप बता दें। बेटा, मैं क्या बताऊं, तू तो अपने घर के हालात देख ही रही है। एक अकेले कमाने वाले तेरे बाबा ही हैं। मैं हूं तो मैं महीने में मुश्किल से 4 सूट ही सिल पाती हूँ। तो इसका मतलब मेरी पढ़ाई बस खत्म। कोई बात नहीं है माँ, मैं शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे चाहकर भी नहीं पढ़ा पाएंगे। प्रीति ऐसे बोलकर कमरे में जाकर बैठ गई। प्रीति एक गरीब गांव की लड़की थी जिसके माँ बाप गरीब थे। प्रीति का बाप एक छोटा सा किसान था और माँ घर में 2-4 सूट सिल लिया करती। ऐसे में प्रीति के आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उसने किसी से शिकायत भी नहीं की और इस बात को माना कि अब वो आगे नहीं पढ़ पाएगी। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरा और आज के दिन घर के कामों से निपटकर प्रीति अपने पिता के खेतों में टहल रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे खेत में कोई आया हो। बाबा तो अभी अभी ही काम से गए हैं, देखना पड़ेगा। प्रीति ऐसे बोलकर आवाज का पीछा करने लगी। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक नौजवान जो कि बाइक से जा रहा था, उसकी बाइक प्रीति के बाप के खेतों में गिर गई थी, जिससे कि खेत की काफी सारी फसल बाइक के नीचे दब गई थी। ये क्या, कौन हो तुम? देखो, मुझे गलत न समझना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारा हाथ तो छिल गया है, कहीं और तो नहीं लगी ना तुम्हें? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? यहाँ तुम्हारी फसल बेकार हो गई और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब गलती से हुआ और ये महज एक हादसा था, तो जो गुस्सा आया मैं उसको भी पी गई। क्या बात है, वैसे मैं बता दूं कि मेरे कहीं नहीं लगी, मैं चलता हूँ। हाँ, लखन ऐसे बोलता हुआ अपनी बाइक को ले गया, लेकिन खेतों से लौटने के बाद भी लखन अपने दिमाग से प्रीति के बारे में ख्याल को नहीं निकाल पा रहा था। वो उसी के बारे में सोचता रहा। और कोई इतना दयालु और अजनबी के साथ इतने अच्छे स्वभाव का कैसे हो सकता है? मेरे घर में तो अगर किसी से एक कप भी टूट जाए तो मरने मारने पर बात आ जाती है। वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही पत्नी चाहिए। लखन को प्रीति पहली नजर में ही उसके स्वभाव से पसंद आ गई थी। बस फिर क्या था, लखन ने उसका पता निकाला और एक रोज वो प्रीति के घर रिश्ता ले पहुंचा। वो सब कुछ तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई। तुम गांव के जाने माने अमीर परिवार के बेटे हो, तो तुम्हें मुझ गरीब की बेटी का हाथ ही क्यों चाहिए? हम तो तुम्हारे पास के भी लोग नहीं हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपकी बेटी अच्छी इंसान है और मुझे इंसान से रिश्ता जोड़ना है, ना कि सामान और पैसे से। भगवान का दिया मेरे पास सब है, बस एक अच्छी पत्नी चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई रकम नहीं चाहिए, कुछ दहेज नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। लखन की बातों से दिनेश और वैशाली का मन खुश हो गया और उन्होंने लखन से अपनी बेटी प्रीति की शादी करवा दी। लखन ने ये काम अपने परिवार को बताए बिना किया और शादी के बाद उसने अपने घर में खबर दी। रामू जी और बाकी सब जरा जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, मेरा बेटा मेरी बहू ला रहा है, घर चमक जाना चाहिए। पता नहीं कब आएगा ये लखन बहू रानी को लेकर। माँ जी, जरा एक नजर देख लो, थाली सही तो सजाई है ना? हाँ सही है, जल्दी जल्दी काम करो। लखन की शादी को सुनते ही सरस्वती ने सभी को काम पर लगा दिया। कुछ देर प्रीति को घुमाने फिराने के बाद लखन उसे अपने घर लेकर पहुंचा, जहां घर को बाहर से देखकर प्रीति हैरान रह गई। लखन, ये तुम्हारा घर है? कितना बड़ा और आलीशान है। तुमने शादी के बाद अपनी माँ को बताया? कहीं वो मुझे अपनाने से इनकार न कर दे। कुछ नहीं होगा, माँ तुम्हें अपना लेंगी, अब अंदर चलो। लखन हाथ पकड़कर प्रीति को अंदर लेकर गया। सरस्वती को अपने बेटे से काफी उम्मीदें थी, लेकिन प्रीति को देखकर उसकी दोनों जेठानियां और सास का मुंह बन गया। ये लड़की लाया है तू मेरी बहू बनाने को? सांवला रंग, सादे कपड़े, ना कोई गहना, साधारण चेहरा और धन दौलत से भरे ससुराल में खाली हाथ बहू। माँ, प्रीति के पास भले ही वो सब नहीं है जो आपने गिनाया, लेकिन प्रीति के पास अच्छे संस्कार और एक अच्छा चरित्र है। चरित्र का क्या मैं अचार डालूंगी? जा, नहीं पसंद मुझे तेरी पत्नी। वैसे हद हो गई, इतना धन दौलत से भरा ससुराल जानते हुए भी ये लड़की खाली हाथ चली आई।
दोनों जेठानियां भी ऐसे ही प्रीति को ताना देती हुई अंदर चली गई, जिसके बाद भाभी, आप इन सभी की बातों का बुरा मत मानना। आप देखने से ही बहुत मिलनसार लगती हो। आओ भैया, मैं भाभी को उनके कमरे तक ले जाऊंगी। भाभी, मैं आपकी ननंद सिया। सिर्फ सिया ने अपनी भाभी का स्वागत किया, जो कि बस इंसानियत के नाते से था। कमरे तक ले जाकर सिया भी उससे दूर हो गई। एक दिन तो प्रीति का उसके कमरे में ही गुजर गया। ऐसे ही अगले दिन लखन ने सिया को पहनने के लिए साड़ी लाकर दी, जिसको पहनकर वो नीचे गई और खाली हाथ आई हुई लड़की कैसे मेरे बेटे के पैसे पर ऐश कर रही है। नमस्ते माँ जी। प्रीति की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीं पर उसकी दोनों जेठानी भी बैठी थी, जो फोन में लगी हुई थी। प्रीति भी वहीं बैठ गई। वो काफी देर वहीं बैठी रही, लेकिन उसे अपने परिवार में परिवार वाला अपनापन नहीं दिखाई दिया। वहां सभी बस अपने अपने काम कर रहे थे। देखो कुंवर बेटा, किचन में नौकर होगा, उसे कह देना कि तुम्हें डिब्बे से आइसक्रीम दे दे। ओके मामा। माँ, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। किचन में है, ले लो, और ना मिले तो किसी नौकर से बोल देना। ये सभी कैसे लोग हैं, एक साथ होने के बाद भी अपने से नहीं लगते। बच्चों में भी मिलन नहीं है। ये घर तो है पर परिवार नहीं। ये बस ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लेकिन इनसे एक घर नहीं बनता। ठीक है, अब खाली हाथ आई हुई बहू का ठप्पा भी अपने ऊपर से मैं हटाऊंगी और इस बंगले को भी घर बनाऊंगी। ऐसा घर जहाँ सभी एक दूसरे के अपने होंगे। प्रीति ने ठान लिया था कि वो अब अपने घर में सुधार करेगी। उसने उसी दिन से अपने घर में कुछ बदलाव किए, जैसे रामू जी, आपको अगर आज से मैं रामू काका बुलाऊं तो कैसा रहेगा? और आपको अगर मैं शांता जी से शांता बाई बोलूं तो? अरे जो मर्जी आपकी मालकिन। वैसे ऐसे घर में इज्जत तो हमें मिलती नहीं है। नौकर हैं तो सभी नौकर ही बुलाते हैं, बस छोटे मालिक को छोड़कर। नहीं, आप बस नौकर नहीं, हमारे घर का अहम हिस्सा भी हो। तो मैं ये बोल रही थी कि रामू काका, आज से आपकी किचन की ड्यूटी बंद। किचन में मैं भी आपकी हेल्प करवाया करूंगी और शांता बाई सफाई भी हम मिलकर करेंगे। सही है, खाली हाथ आई हुई लड़की रानियों की तरह राज करती अच्छी भी नहीं लगेगी। ठीक है, करो नौकर वाले काम। मोना ने प्रीति को ताना मारा, लेकिन प्रीति ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसी दिन से प्रीति ने भी अपने घर की रसोई में काम करना शुरू किया। ऐसे ही वो एक तुलसी का पौधा लेकर आई। ये एक आध पौधा लाकर ये ना समझना कि तू ना जाने क्या ले आई है। तू खाली हाथ आई हुई ही बहू है, समझ आया? जानती हूँ माँ जी, लेकिन एक दिन मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। और फिलहाल ये पौधा मैं इसलिए लाई हूँ ताकि हम लोग रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी की पूजा कर सके। कहते हैं अगर सुबह सुबह पूरा परिवार मिलकर तुलसी माता की पूजा करता है तो परिवार खुश रहता है, और इसको तो मना नहीं करोगी ना आप? प्रीति की बात पर सरस्वती कुछ भी नहीं बोल पाई। तुलसी लगाने की वजह से अब पूरा परिवार वक्त से ही जागता था और वो लोग तुलसी की पूजा करते, जिसकी वजह से परिवार बंधता जा रहा था। सभी लोगों में थोड़े तो बदलाव हैं, लेकिन अभी भी मुझ पर ये ठप्पा है कि मैं खाली हाथ आई हुई बहू हूँ। अब मैं इसी चीज को मिटाऊंगी। मैं चाहे जितना भी पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अपनी इसी पढ़ाई को काम में लाऊंगी। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और उससे पैसे बचाकर मैं अपने घर वालों को कुछ दूंगी। प्रीति ने जैसे सोचा था उसने वैसे ही करना चाहा, लेकिन गांव में बच्चे इतने गरीब थे कि प्रीति से उनसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उन्हें बिना पैसों के पढ़ाया। ऐसे ही अब लगभग 1.5 महीना गुजर चुका था और 1.5 महीने के बाद, क्यों री, रोजाना तू ये मैडम बनकर घर से निकलती है, आज तक कुछ घर में लाई भी है? 1 महीना हो गया, कहाँ है तेरी तनख्वाह? माँ जी, वो सरस्वती प्रीति को घेरे हुए खड़ी थी कि तभी सरस्वती के घर के बाहर गांव के बहुत सारे लोग आए। बड़ी मालकिन, बाहर गांव वाले हैं, आपको और छोटी मालकिन को पूछ रहे हैं। सरस्वती शांता की बात सुनकर प्रीति को भी बाहर ले गई और बाहर जाने के बाद पता चला, प्रीति बहन, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। तुमने हमारे बच्चों को बिना पैसे के पढ़ाया क्योंकि हम गरीब हैं, और मेरे छोटे से बच्चे को इस काबिल कर दिया कि वो एडमिशन टेस्ट दे सके। अब उसका अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला हुआ है, वो भी फ्री में, तुम्हारे पढ़ाने की खातिर। मेरी बेटी को भी पढ़ाया था ना तुमने, उसने भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर दिया, अब चली गई वो भी पढ़ने। बहन, तुम हमारे बच्चों की जिंदगी में देवी की तरह आई हो। हम सभी दिल से तुम्हारा शुक्रिया कहने आए हैं।
सरस्वती जी बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू मिली। ऐसी बहुएं मिल जाएं तो हर वक्त समाज में छाती चौड़ी और सर ऊंचा रहता है। सभी ऐसे ही प्रीति की तारीफ करने लगे, जिसको सुनकर सरस्वती का भी दिल पिघल गया और वो प्रीति से बोली, सदा जीती रहे बहू। आज तक मैंने तेरे खाली हाथ आने पर तुझे ताना मारा, लेकिन तूने मुझे वो दिया जो मुझे कोई बहू नहीं दे पाई। तूने मेरे घर को भी घर ही बनाया। मैं बहुत खुश हूं जो मेरे बेटे ने तुझे चुना। सरस्वती के ऐसे बोलने पर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। बस फिर क्या था, प्रीति के ऊपर से अब खाली हाथ ससुराल आने का ठप्पा हट चुका था। धीरे धीरे प्रीति ने अपने पत्थर जैसे घरवालों को भी इंसान बना दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। इन अमीरों को देखो कैसे गर्मी में बार बार एसी चलाते हैं, जिस वजह से हमारे घर का पावर कट हो जाता है तो कभी ट्रांसफर फूक जाता है। खुद तो इन्होंने इन्वर्टर घर में चला रखा है, लाइट जाते ही इन्वर्टर चालू कर देते हैं और हम गरीब लोग यहाँ गर्मी से परेशान अंधेरे में खाना बना रहे होते हैं। माँ, तुम क्यों अमीरों के घर की लाइट देखकर अपना दिल जला रही हो? मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी बिना बिजली के भी खाना। अपनी बेटी को गर्मी, पसीने और अंधेरे में खाना बनाते देख शोभा को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में माया खाना बनाकर अपने पिता को टिफिन पैक करके देती है और अनिल खाना लेकर फैक्ट्री चला जाता है। अगली सुबह, माया बेटा, आज रात को थोड़ा ज्यादा खाना बनाना। फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात में खाना नहीं लाते, और रात में जब उन्होंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो काफी तारीफ करने लगे। कह रहे थे कि भले ही हमसे 50 रुपए ले लो, पर रात का खाना ले आओ। अगर ऐसी बात है पापा तो आप उनसे कह दीजिए कि वो मुझे अपना टिफिन दे दे, मैं उनके लिए भी खाना बना दूंगी। इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लूंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी। देख रहे हैं जी हमारी बेटी कितनी समझदार है। आप जो इसे घर चलाने के लिए पैसे देते हैं, ये उसमें से भी कुछ पैसे बचाकर जमा करती है और अब तो इसने काम करने का रास्ता भी निकाल लिया। गरीब शोभा और अनिल को अपनी बेटी पर गर्व होता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अनिल फैक्ट्री से काफी सारे टिफिन लेकर आता है। अब जैसे ही रात को करिश्मा माया के साथ किताब लेकर बैठती है और माया भी सब्जियां काटने लगती है, पर तभी एक बार फिर से लाइट चली जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, इस बिजली वाले को भी चैन नहीं है। और ये शोभा बहन, अगर गर्मी से तुम्हारी फिर से तबीयत खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर इन्वर्टर लगा है और दिवाकर एक एसी और ले आया है। नहीं बहन, मुझे एसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें हाथ पंखा कर देती हूँ। काजल शोभा को अंदर लेकर आती है, जहाँ वो देखती है कि पूजा अपने दोनों हाथों में लालटेन लिए अपनी एक बहन को पढ़ा रही होती है, तो वहीं माया को रोशनी दिखा रही होती है ताकि वह समय से पहले खाना बना सके। थैंक यू पूजा, अगर तू ना होती तो ना हमारी करिश्मा पढ़ पाती और ना मैं समय से खाना बना पाती। करिश्मा, तूने पढ़ाई कर ली? अब जाकर माँ के साथ बैठ और उन्हें पंखा कर। दीदी थक गई होगी, जब तक मैं दीदी के साथ टिफिन पैक करवाती हूँ। अब पूजा और माया एक साथ मिलकर 20 टिफिन पैक करते हैं और अनिल को देते हैं। लाइट रहे या ना रहे, मेरी बेटी कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती है। शोभा, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोल अनिल वहां से चला जाता और कुछ ही देर में बिजली आ जाती। इसी तरह समय गुजरता और गुजरते समय के साथ माया इसी तरह मेहनत करती है और गर्मी में पैसे जोड़ती है। ऐसे ही एक दिन, घर तो गर्म भट्टी की तरह जल रहा है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है, कहाँ जाऊं, कहीं राहत नहीं है। माँ, तुम क्यों धूप में बार बार बाहर जा रही हो? अंदर बैठ जाओ। माया, मुझसे अंदर नहीं बैठा जा रहा, बिस्तर भी गर्म है और घर भी, पंखा भी काम नहीं कर रहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा मन हो रहा है। आंटी जी, हमने तो आपको कितनी बार बोला है कि गर्मी से परेशान मत हुआ करिए। आपके घर में एसी नहीं है, पर हमारे घर में तो है। आप हमारे घर में आ जाओ। कौन सा हम आपसे पैसे ले लेंगे? मेरे पति की सरकारी नौकरी है बिजली विभाग में। अरे बहू, तेरा पति बिजली विभाग में काम करता है तो उसको बोलती क्यों नहीं कि कुछ करे ताकि हमारे गांव में भी बिजली रहे। पूरे दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली आती है। अरे बहन, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके घर इन्वर्टर है, भला ये क्यों कुछ करेंगे? दिक्कत तो हम गरीबों को होती है। एक तो आंटी, मैं आपका भला सोच रही हूँ और आप हैं कि हमें ही सुना रही है। इतना बोल शांति की बहू घर में चली जाती है, तो वहीं माया बाहर आकर अपनी माँ को अंदर ले जाती है और उन्हें फिर से हाथ पंखा करने लगती है। अपनी माँ से कहती है, माँ तुम फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे दिन के लिए गांव में बिजली आएगी और मैं लाऊंगी इस गांव में बिजली। फिर देखना, हमारे घर भी एसी होगा और तुम्हें गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी वजह से तुझे बहुत परेशानी होती है ना बेटा, मुझे माफ कर दे जो मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक तो मेरा ये अस्थमा का रोग, ऊपर से शुगर, समझ नहीं आता क्या करूं।
दीदी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रही हूँ, आप भी बैठ जाओ ना मेरे साथ, वरना रात को फिर से बिजली चली जाएगी। करिश्मा की बातें सुन माया को भी काफी बुरा लगता है और उसे अपनी माँ की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। समय यूं ही गुजरता है और एक रात जब फिर से माया खाना बना रही होती है तो वो लाइट चली जाती है और इस बार मोहल्ले के सभी लोग गर्मी से परेशान बाहर आते हैं और बिजली वाले पर भड़कने लगते हैं। हद कर रखी है इन बिजली वालों ने, ऊपर से ये गर्मी जीने नहीं दे रही है। इस गांव में बिजली का तो होना ना होना एक जैसा है। गर्मी से बचने के लिए मैं अपने घर में 2 कूलर लाया था, पर यहाँ तो बिजली ही नहीं रहती। क्या करूं मैं? इन कूलर का दिल तो करता है कि फेंक दूं। अरे हमारे गांव में नई नई बिजली आई है, इतनी जल्दी थोड़ी ना पूरे पूरे दिन के लिए बिजली आएगी। तुम लोग भी हमारी तरह इन्वर्टर लगा लो ताकि कूलर एसी पंखा सब चला सको। अरे बहन, सब तुम्हारी तरह अमीर नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा बेटा बिजली विभाग में क्या काम करता है जब हमारे गांव के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। सही कह रही हो तुम बहन, इनकी तो बड़ी दुकान फीके पकवान है। एक बार फिर शांति और उसका परिवार गांव वालों की बातें सुनकर चिढ़ जाता है और घर में जाता है तो वहीं माया रोटी बनाते हुए गांव वालों की बातों पर भी ध्यान देती है। दीदी आपको पता है हमारी मैडम कह रही थी कि अगर ज्यादा देर के लिए बिजली जाती है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, आप भी शिकायत कर दो। करिश्मा की ये बात सुन माया के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगली सुबह होते ही माया विनीत के पास जाती है। विनीत, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम तो ग्रेजुएट हो, मैं तो बस 7वीं पास हूँ। तुम मेरे साथ बिजली विभाग चलो ना, हम वहाँ पर शिकायत करके आते हैं। करिश्मा बता रही थी कि उसकी टीचर ने उसे बताया है और अगर ज्यादा समय तक बिजली ना रहे ना तो हम शिकायत कर सकते हैं। और वहाँ पर शांति आंटी का बेटा दिवाकर भी तो है, वो हमारी कुछ मदद भी कर सकता है। और हाँ, तुम अपना भी फोन ले लेना, क्या पता हमें जरूरत पड़े। माया के कहने पर विनीत मान जाता है और फोन लेकर बिजली विभाग जाता है, जहां माया देखती है कि दिवाकर वहां नौकरों का काम कर रहा है और एम्प्लॉय को चाय पानी दे रहा है। मालिक, आपकी चाय। ये देखो माया दीदी, हमारी शांति आंटी का बेटा तो यहाँ लोगों को चाय पानी पूछ रहा है। अब समझ में आया कि ये गांव में बिजली न रहने के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। विनीत, अभी ये सब रहने दो, हमें बिजली के लिए शिकायत दर्ज करवानी है। चलो शिकायत करवाते हैं। इतना बोल माया ऑफिस के अंदर जाती है और ऑफिस में बैठे लोग शिकायत दर्ज करने से मना कर देते हैं। अरे दिवाकर, क्या करते हो? बाहर भगाओ इन लोगों को, इसी चीज के पैसे मिलते हैं तुम्हें। कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी यहाँ पर। हमारा लंच का समय हो गया है, फिर कभी आना। अरे राजू, मैंने तुझे कहा था ना, रामपुर गांव में अभी नई बिजली है। वहां अगर हम 2 साल नहीं भी बिजली टाइम से देंगे तो चलेगा। तू सेठ जी के घर बिजली फिट करके आ, वो 1 महीने के लिए आए हैं। माया ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और उन्हें उनकी वीडियो दिखाते हुए कहती है, मैं जानती थी तुम सरकारी कर्मचारी एक बार में हम गरीबों की नहीं सुनने वाले। हम इतनी गरीबी में धूप में यहाँ शिकायत दर्ज करवाने आए थे और तुम लोग ही धांधली कर रहे हो। आप शिकायत तो तुम्हारी ही होगी, वरना हमारे गाँव में समय से बिजली देना शुरू कर दो। अरे बहन, तुम राय का पहाड़ क्यों बना रही हो? तुम्हें अपने गांव में 24 घंटे बिजली चाहिए ना, इसके लिए फॉर्म भर दो। तुम्हारे गांव में नए खंबे और बिजली का कनेक्शन होगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 24 घंटे के लिए बिजली आनी शुरू हो जाएगी। बस ये वीडियो कहीं वायरल मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। बिजली विभाग के कर्मचारी डर जाते हैं और वो उसी वक्त शिकायत दर्ज करते हैं, जिसके बाद अगले दिन गांव में कुछ बिजली विभाग के लोग आते हैं और गांव में नए खंबे और बिजली फिटिंग होती है और कुछ ही दिनों में गांव में पूरे दिन के लिए बिजली आ जाती है। अरे माया बेटी, तूने कर दिखाया, तूने साबित कर दिया इंसान गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, अगर वो ठान ले कुछ करने की तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे बिजली ही तो लेकर आई है, कोई सोना थोड़ी। ये बिजली हम गरीबों के लिए किसी सोने से कम नहीं है। और देखना, बहुत जल्द मेरे घर भी एसी आएगी और मैं आपकी तरह सिर्फ दिखावा नहीं करूंगी, बल्कि बीमार लोगों को जिनको जरूरत है उनकी मदद करूंगी। माया, बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बिल कहाँ से भरोगी? मेरे पति भले ही नौकरों वाला काम करते हैं, पर है तो उनकी सरकारी नौकरी। अगर मैं गांव में बिजली ला सकती हूँ, अपने घर में एसी ला सकती हूँ, तो बिल भी भर सकती हूँ। इतना बोलकर माया वहां से चली जाती है और अपने पिता के साथ घर में एक एसी लेकर आती है। अब घर में एसी लगने की वजह से शोभा की तबीयत ठीक होने लगती है और पूरा परिवार एसी में सोता है और एंजॉय करता है। साथ ही अब माया घर से बाहर निकलती है और अपना टिफिन सर्विस न सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी अलग अलग ऑफिस में जाकर देना शुरू कर देती है।